वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ईएमआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल हैविंग 500 टर्न्स इज 50 मिली हेनरी। तो 500 टर्न्स हैं, उसमें 50 मिली हेनरी उसका सेल्फ इंडक्टेंस है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल व्हाइल करंट थ्रू इट इज 8 मिली एम्पियर इज फाउंड टू बी। तो आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि फ्लक्स होता है एल आई के बराबर, ठीक है। यदि हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हम कपल ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फाई इज इक्वल टू एम आई वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है और ये करंट है उस ऑब्जेक्ट में और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा पास होने वाला फ्लक्स है। तो हमें एल दिया हुआ है और आई दिया हुआ है, तो हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी। एल की वैल्यू कितनी है? 50 मिली हेनरी। 50 इंटू 10 टू द पावर -3। करंट इज 8 मिली एम्पियर। 8 इंटू 10 टू द पावर -3। तो आपको ये मिल जाता है 400 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -6। आपको ये वेबर में पूछा गया है, 2 जीरो हटा दीजिए, 4 आ गया आपको। 4 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर जो है हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का कोई इस्तेमाल नहीं होगा बिकॉज ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के अंदर ही इनबिल्ट होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो जो हमारे पास डिवाइस है, जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉइल है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स का हिसाब हो चुका है इस वैल्यू के अंदर। 50 जो आपको 50 मिली हेनरी दिया है उसके अंदर घुस चुके हैं ऑलरेडी, नंबर ऑफ टर्न्स की काउंटिंग हो चुकी है, तो हमें दोबारा नहीं करना होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। ये जो अनअकैडमी की चैंपियंस लीग है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है और बच्चों की डिमांड पे ये फिर से आपके लिए अरेंज हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें जो टेस्ट हैं वो ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट होता है और उसके बाद फिर एक फाइनल टेस्ट होता है। ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट 14 नवंबर को है, 21 नवंबर को है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ये शाम के टाइम 5 to 6 PM होगा। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे इनाम मिल सकते हैं और स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, ठीक है ना। और फाइनल्स है 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और वो भी शाम को 5 से 8 बजे के बीच में होगा। यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, ठीक है ना, और बहुत ही स्पेशली बना हुआ टेस्ट है। तो बच्चों, ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है, इसमें पार्ट लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर आप ग्रुप स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और ये आपकी 1 से 10 तक रैंक आती है, तो आपको 20,000 का कैश प्राइज मिलेगा। टॉप 10 रैंकर हर एक को 2020, ठीक है ना, और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना। अब 11 to 30 के बीच में तो 10,000 और 50% स्कॉलरशिप, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे 31 to 50 को 6,000 और 25, बाकी टॉप 200 को 15%। और अगर 200 के बाद आप यहां पे एनकेसी सर लाइव कोड डाल देते हो तो 10% वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू टेस्ट। तो एक ये भी देखो, अगर आप फाइनल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना। तो 2, 2.5, 3 लाख के बराबर हो जाता है ये। अगर आपकी 2 या सेकंड या थर्ड रैंक आती है तो आपको 60,000 है और 100% स्कॉलरशिप। 4 to 10, ठीक है ना, 5,000 और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना, और बाकी भी आपके सामने। तो बच्चों, बहुत अच्छा मौका है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसकी मतलब तैयारी करके बढ़िया तरीके से इसको एनरोल करके टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज 2 वोल्ट। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 2 वोल्ट के बराबर है। बाय चेंजिंग द करंट इन इट फ्रॉम 8 एम्पियर टू 6 एम्पियर। तो यहां पे डेल्टा आई की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर के बराबर मैग्नीट्यूड है। डेल्टा टी हमें दिया है 2 मिली सेकेंड। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बताना है। हम जानते हैं कि फाई जो है होता है एल आई के बराबर, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी को लिखा जा सकता है इज इक्वल्स टू एल कांस्टेंट है इनटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। एल की वैल्यू जो है हमें पता नहीं है और डेल्टा आई बाई डेल्टा टी की वैल्यू लिख सकता हूं 2/2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये कितना है? E इज ऑल्सो 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू L इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहां से L आपको मिल जाता है 2 मिली
हेनरी, 2 मिली हेनरी हमें आंसर मिल जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसे आप टिक कर दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। A long solenoid has 1000 turns. When a current of 4 ampere flows through it, the magnetic flux linked with each turn, हर एक टर्न का जो फ्लक्स है वो दिया हुआ है हमें 4 into 10 to the power -3 वेबर। तो देखिए ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो काफी सारे हैं, 1000 टर्न्स हैं। सो 1000 टर्न्स हैं, तो एक टर्न का फ्लक्स यदि मुझे मिल गया तो मुझे सारे टोटल फ्लक्स जो है मिल जाएगा। फाई टोटल विल बी इक्वल टू 1000 इंटू एक टर्न का फ्लक्स विच इज 4 into 10 to the power -3। -3 से 3 जीरो चली गई तो 4 वेबर के बराबर हमें फ्लक्स मिल जाता है। आगे कहते हैं कि करंट उसमें 4 एम्पियर के बराबर फ्लो होता है, तो फाई की वैल्यू आप एल आई के बराबर पुट कर दीजिए, आपका काम हो गया। 4 इज इक्वल्स टू एल, एल की वैल्यू हमें निकालनी है। करंट की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर के बराबर, 4 से 4 गया, एल की वैल्यू मिल जाती है 1 हेनरी के बराबर। एल इज इक्वल टू 1 हेनरी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 25। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सर्टेन इंडक्टर, सर्टेन इंडक्टर, कोई भी एक इंडक्टर है उसके अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है दैट इज हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। उस इंडक्टर का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, उसमें करंट की वैल्यू और ये है एनर्जी। तो 25 मिली जूल यानी 25 इंटू 10 to the power -3 इज इक्वल टू 1/2। एल नहीं पता, करंट 60 मिली एम्पियर का स्क्वायर, 60/60 और 1000/1000, 1 2 1 2, ये 4 जीरो यहां जाएंगी तो आपको मिलेगा 250 और ये 2 भी चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2 और ये मिल जाएगा आपको 36। तो ये एल की वैल्यू आपको मिल जाती है 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 36। सॉल्व कर लीजिए इसे, 2 से चला गया 18 बार, 2 से गया 9 बार, 125 टाइम्स। सो 125 डिवाइडेड बाय 9 एल की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो हमें बस थोड़ा सा ही सॉल्व करना होगा। तो ये वैल्यू 10 से ज्यादा होगी लेकिन 20 से कम होगी, ये बात मैं कह सकता हूं, यहाँ पे बिना कैलकुलेट करे मैं कह सकता हूं ये 10 से ज्यादा होगी, 20 से कम होगी। तो ऐसी एक ही वैल्यू है जो 10 से ज्यादा है और 20 से कम है, तो डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। चाहे तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लें, सेम आएगा। अगला सवाल है हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट होता है, कॉइल की बात कर रहे हैं, increases when they are brought nearer, depends on the current passing through the coils, increases when one of them is rotated and different from M21 of coil 2 with respect to coil 1। तो यहाँ पे एक बात तो मैं कह सकता हूं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कि जो म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट होता है वो बराबर होता है दोनों के लिए, चाहे मैं 1 का सेकंड के रेस्पेक्ट में निकालूं या सेकंड का 1 के रेस्पेक्ट में निकालूं। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ कपल थिंग, एक कपल थिंग होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पापा और आपकी मम्मी मिलके एक घर खरीदते हैं, तो आप भी उनकी फैमिली का पार्ट हो, तो आप भी कहोगे कि मेरा घर है, आपकी मम्मी भी कहेंगे मेरा भी घर है, और आपके पापा भी कहेंगे कि ये हमारा ही घर है, मेरा घर है। तो घर सबके लिए समान है, चाहे वो आप कहें, चाहे आपकी मम्मी कहें, चाहे आपके पापा कहें। ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो दोनों लूप के लिए सेम होता है, वो अलग नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द पार्क है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी हमें तीनों की करनी होगी जांच कि यार ये सीन क्या है, क्या इनको पास लाने पर चेंज होगा, क्या इनको करंट पे डिपेंड करेगा, क्या रोटेशन से किसी एक के फर्क पड़ेगा या नहीं। अब एक तो तरीका है कि आपको ऑलरेडी फॉर्मूला याद हो, या नहीं फॉर्मूला याद तो आप निकाल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि एक लूप है हमारे पास ये, जिसमें करंट I1 के बराबर फ्लो होता है और इसकी जो रेडियस है R1 के बराबर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 के बराबर है, और एक छोटा लूप है जो इसके एक्सिस पे रखा है x डिस्टेंस पे, और इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है, रेडियस इसका R2 है। ठीक है, तो मैं इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकता हूं कितना होगा। इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में होगा B, और B की वैल्यू लिखी जा सकती है μ0/4 2 Ni N1 I1 pi R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं मान सकता हूं कि इस लूप में हर एक पार्ट से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, बिकॉज इसका एरिया काफी छोटा मैंने मान लिया है। सो N2 इंटू पाई R2 स्क्वायर, इतना फ्लक्स जो है पास हो रहा होगा सेकंड वाले लूप से। और हम जानते हैं कि phi2 शुड बी प्रोपोर्शनल टू I1, phi2 इज इक्वल टू M I2 I1 होना चाहिए।
तो यहाँ पे I1 को हटा के जो भी वैल्यू है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं m की वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2n1 पाई r1 स्क्वायर n2 पाई r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2 पावर। तो ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस को यदि कम किया जाएगा तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा और ओवरऑल क्वांटिटी जो है बढ़ जाने वाली है। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल इंक्रीज ऑफ कोर्स जब इनके पास में उनको लाया जाएगा। तो ये ए ऑप्शन ठीक है हमारा। बी ऑप्शन की बात करें, डिपेंड्स ऑन द करंट पे डिपेंडेंस नहीं है, तो ये गलत है। इंक्रीजेस व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस। इसको रोटेट भी करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट भी चेंज नहीं होगा। तो सी ऑप्शन भी गलत है, ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। या चाहे तो याद कर सकते हैं फॉर्मूला, चाहे आप निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। देयर आर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। दो सोलेनॉइड हैं, उनका एक्सिस बराबर है। कोएक्सियल का मतलब बराबर एक्सिस है, सेम एक्सिस है, ऑफ सेम लेंथ L, लेंथ भी उनकी बराबर है। इनर एंड आउटर कॉइल्स हैव रेडियस R1 एंड R2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। अंदर वाले का क्या है भाई, अंदर वाले का R1 और N1 है और आउटर सोलेनॉइड का R1, अंदर वाले का R1 और बाहर वाले का R2 है। The ratio of mutual inductance of the self to the self inductance of inner solenoid is equal to। तो इन सोलेनॉइड्स का जो म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय अंदर वाला L1 जो है हमें निकालना है कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को सॉल्व करना। तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ये रही सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड का लेंथ है भाई L और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो पर यूनिट लेंथ वो N1 के बराबर है। नंबर ऑफ टर्न्स इज N1। एक और सोलेनॉइड है जो इसके ऊपर है यानी कि कोएक्सियल है और उसका रेडियस जो है R2 के बराबर है। अच्छा, इसका रेडियस नहीं लिखा, इसका रेडियस है R1। दूसरा सोलेनॉइड है इस तरीके से, लेंथ इसकी भी L है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की यदि बात की जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें N2 के बराबर है। नंबर ऑफ टर्न्स आर N2, रेडियस इज R2 एंड लेंथ इज स्टिल द सेम, लेंथ इज सेम। तो हमें पहले निकालना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो मैं मान लेता हूं कि बाहर वाली सोलेनॉइड में करंट I2 के बराबर फ्लो होता है, तो फाई थ्रू सोलेनॉइड 1 इज इक्वल टू M इंटू I2, ये होना चाहिए। जो छोटी वाली सोलेनॉइड है उसमें से पास होने वाला फ्लक्स वो बराबर होना चाहिए M इंटू करंट इन सेकेंड कॉइल विच इज बड़ा वाला कॉइल। तो भाई यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन का कोफिशिएंट M रख दिया, यहाँ पे रख दिया मैंने I2 इज इक्वल टू फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से अंदर में कितना होगा, म्यू नॉट N2 इंटू I2। ये मैग्नेटिक फील्ड पास होता है इन सारे लूप से पास होता है। तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स टोटल लिख सकता हूं N1 इंटू L के बराबर नंबर ऑफ टर्न्स है और हर एक टर्न का जो एरिया है वो कितना है, पाई R1 स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स मिल जाता है और यहां से I2 से I2 खत्म हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर। ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आपको मिल जाता है। अब बात करें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की, तो ये जो अंदर वाली सोलेनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1, रेडियस R1, लेंथ इसका L है, इसमें खुद के करंट की वजह से जो बैक ईएमएफ डेवलप होगा उसको रिलेट कर सकते हैं। तो फ्लक्स इसका खुद का इज इक्वल टू L इंटू I1। तो यहाँ पे फ्लक्स देखिए कितना पास होगा, इसके खुद के करंट की वजह से, खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट N1 इंटू I1 और इस मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है कितने, N1 इंटू L इंटू पाई R1 स्क्वायर, इतने एरिया से पास हो रहा है। दिस इज इक्वल टू L इंटू I1। तो I1 से कैंसिल आउट हुआ I1, तो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मिल जाता है L इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 स्क्वायर L पाई R1 स्क्वायर। अब हमें M बाय L का रेशियो निकालना है, कितना होगा। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करें, कट्टा फांसी मचानी होगी। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, एक N1 से एक N1 गया, L से L गया, पाई से पाई गया, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर गया, आपको मिल जाता है N2
और यहां मिल गया आपको n1। सो n2 by n1 हमारा आंसर होना चाहिए। सो n2 by n1 ऑप्शन नंबर सी, आप इसे टिक कर दीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, d phi by dt। करंट का फॉर्मूला 1 by r d phi by dt। करंट में यदि मैं dt से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे छोटा सा चार्ज पता चल जाएगा। इससे छोटा सा चार्ज dq इज इक्वल्स टू dt से dt गया d phi 1 by r आपको मिल जाता है। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा द टोटल चार्ज फ्लोन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r इनटू डेल्टा फाई। सो डेल्टा फाई बाई r इज द चार्ज फ्लो। तो इंडिपेंडेंट होता है किस बात से, फ्लक्स चेंज से इंडिपेंडेंट है नहीं। टाइम टेकन से इंडिपेंडेंट है, हाँ। रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, नहीं। तो ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनफाइनाइट। इस डायग्राम में बात की जा रही है कि एक फ्रेम है मेटल का, एक टिपिकल क्वेश्चन है ये। बेसिकली था क्या कि इस सवाल में आपको डायग्राम नहीं दिया था, तो डायग्राम हमने बना दिया जिससे सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक हमारे पास मेटल का एक फ्रेम है जिसपे ऊपर एक मेटल की रॉड है, अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है अंदर की तरफ। अब इसका रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो आपसे कह रहे हैं कि पावर रिक्वायर्ड टू मूव अ कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू। तो जब इसको मूव करवाया जाएगा, इसको मूव करवाएगा तो इसके पास इसकी वेलोसिटी इस तरफ होने वाली है। तो इस वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैं कह सकता हूं एल वी क्रॉस बी, ये ईएमएफ जो है यहां पे हमको मिलने वाला है एल वी बी के बराबर, या कह सकते हैं बी वी एल के बराबर। बी वी एल के बराबर ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा। V क्रॉस B ऊपर की तरफ है तो एक EMF यहाँ पे इंड्यूस होगा, और इस EMF की वजह से एक करंट इस लूप में फ्लो होने वाला है। इस लूप में करंट फ्लो होगा इस तरीके से, और उस करंट की वैल्यू को लिखा जा सकता है BVL डिवाइडेड बाय R। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट जो है बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, करंट बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, वेरी स्मॉल। अब करंट बहुत ज्यादा छोटा होगा तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है लेट्स से I के बराबर, और ILB के बराबर फोर्स इसके ऊपर पीछे की तरफ लगना स्टार्ट होगा, ILB। बिकॉज जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो L क्रॉस B पीछे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगता है। बिकॉज करंट बहुत ज्यादा छोटा है तो ये फोर्स भी 0 के बराबर लग रहा होगा। तो इसमें EMF तो इंड्यूस होगा लेकिन करंट भी ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, और जो इसके ऊपर पीछे लगने वाला फोर्स है वो भी 0 के बराबर होगा। इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स है ही नहीं, और कोई फोर्स है ही नहीं तो इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए हमें बिल्कुल भी काम करना नहीं पड़ेगा, हमें 0 पावर की आवश्यकता होगी, मैं ये कह सकता हूं। सो हमारा आंसर हो जाएगा 0 पावर। 0 पावर की जरूरत है इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाने के लिए।